तैयारी में लग जाइए क्योंकि अब आ गया है ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन CENR 2024। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस डेट से किस डेट तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या प्रोसीजर रहेगा एग्जाम का, क्या सिलेबस है, सब कुछ। ठीक है, तो यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, वो ये है कि 23 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे दोस्त। ठीक है, और 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और 25 फरवरी से 6 मार्च तक फॉर्म को मॉडिफिकेशन होगा अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो वो। ठीक, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा क्योंकि ये तो 68 पेज का है। ठीक है, यहां पर 18 से 36 वर्ष उम्र रखी गई है। अब आपको उम्र कैसे नापनी है, 1/1/2025 यानी जो अभी 1 जनवरी गई है, इस 1 जनवरी तक जिसकी उम्र 18 से लेकर ज्यादा है और 36 से कम है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, 32,438 वैकेंसी हैं यहाँ पर और इनिशियल ग्रेड पे 2800 है जिसकी की लगभग तनख्वाह यही बैठती है 32 से 35,000। 8th पे में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी बढ़ेगी, ऐसा नहीं जितना आपने आजकल वीडियो देख रहे होगे कि 8th पे कमीशन में डबल हो गई, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। अभी आपको पता चल जाएगा जब एक्चुअलिटी आपके सामने आएगी कि हाँ बस इतनी बड़ी है। ठीक है, यहां पर कोविड पैंडेमिक की वजह से 3 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा सभी को। ठीक, अब यहां पर एक चीज पहले ही बता दी इन्होंने कि क्लोजिंग डेट जो है वो 22 फरवरी है, तो जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं उनकी अगर मार्कशीट या रिजल्ट जो है वो 22 फरवरी तक आ जाता है तब तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज वो कैंडिडेट्स जो कि वेटिंग वाले हैं फाइनल रिजल्ट के लिए वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। 22 फरवरी तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तब आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, 22 तक आ जाता है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल गई। दूसरी चीज, फेक वेबसाइट्स और फेक जो जॉब रैकेट चलाते हैं उनसे बचें, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप लेन देन रखें, कुछ ऐसे गलत लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े दोस्त। ठीक है, इसके अलावा आप दोस्त अपना एक पर्सनल नंबर, क्या आपका पर्सनल नंबर आपकी मम्मी का भी हो सकता है परंतु मतलब एक्टिव नंबर हो, आपको हमेशा जब कोई मैसेज आए तो देख लो, और साथ ही साथ एक ईमेल आईडी जिसको कि आपका नोटिफिकेशन आ जाता हो वो आप रखना है। ठीक है, ओन मोबाइल नंबर हो और पर्सनल ईमेल आईडी हो जिससे कि आपको जो भी मेल भेजा जाए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज भेजी जाए वो आप देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं कि अगर कोई एक से ज़्यादा बार एप्लीकेशन भरता है तो उसका जो वो चीज़ है, जो फॉर्म भरा है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपका फॉर्म भरते हुए कुछ गलती हो गई, कुछ समस्या हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको गलती ही रहने देना। जब फॉर्म भरने की डेट कंप्लीट होगी उसके बाद मॉडिफिकेशन डेट शुरू होगी, उसके बाद आप इसको भर सकते हैं दोस्त। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर तैयारी के लिए दोस्त अभी ले लीजिएगा, किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं, रीजनिंग की, मैथ की, जीए की, साइंस की और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स आपको अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, बुक स्टोर्स पर हर जगह मिल जाएंगी। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं, रेलवे के लिए स्पेशली डिजाइंड है, इसमें आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आपको थ्योरी मिलेगी। सपोज मैंने आपको मैथ की बुक दिखाई चैप्टर वाइज, सपोज आपने पहला चैप्टर खोला जिसमें कि आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है। अब रेलवे में आज तक सिंप्लीफिकेशन में जितने सवाल आए होंगे पहले उसकी थ्योरी समझाई जाएगी, फिर जितने सवाल आए होंगे उन सवालों को अलग अलग टाइप में बांट दिया गया होगा, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है। इस तरह से आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी है, तैयारी करने के लिए ध्यान रखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आपको पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको 2022 और 2022 में किस तरह के पेपर आए थे। ठीक है, और ये सब आपको पता चलेगा कि कितना कठिन पेपर आता है और अगर आप ये पेपर देंगे तो कितने मार्क्स आएंगे, आपको तभी पता चलेगा। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीए के ऐसे सब्जेक्ट हैं चारों के चारों कि आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। ठीक है, एएलपी में जीए को आप स्किप कर सकते थे पर ग्रुप डी में स्किप नहीं कर सकते। फिलहाल आगे चलते हैं, जो काम की चीजें हैं दोस्त। यहां पर सबसे पहले आपके सामने क्रिएट एन अकाउंट का दोस्त एक ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? क्रिएट एन अकाउंट। उसमें कुछ डिटेल फिल होंगी जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये वो चीजें हैं जो आगे चलकर बिल्कुल भी चेंज नहीं करी जा सकती हैं, इसलिए बिल्कुल ये एडवाइस किया जाता है कैंडिडेट्स को कि जब क्रिएट एन अकाउंट कर रहे हो तो बहुत शांति से, बहुत सोच समझकर और शांत दिमाग से करें, गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है, इसके अलावा जो आपका आधार है वो वेरीफाई करा लें जिससे कि जब आप बाद में पेपर देने जाएं तो उस समय आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्रिएट एन अकाउंट में आपको कुछ भी चेंज करने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि 6 मार्च तक, आपको मैंने बताया ना 25 फरवरी के बाद से अगर आपके कोई फॉर्म में गलती हो गई तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, पर 6 मार्च के बाद आप किसी भी चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो ये सब तो बात की बात है फिलहाल। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अगर आपके कोई कन्फ्यूज़न हो, जैसे आप लोग बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि हमने इस चीज़ में अप्रेंटिस कर रखी है, ठीक है, और कुछ भी अगर आपका सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो ये रहा रेलवे का हेल्पलाइन नंबर और ये रहा हेल्पलाइन का ईमेल, और 10 बजे से सुबह के शाम के 5 बजे तक वर्किंग डेज में आप अपनी क्वेरीज के समाधान इनसे ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको दोस्त कन्फ्यूज़न हो तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, तुरंत आप इनसे सलाह लेना। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि भाई साहब लास्ट डेट होने से पहले अपना जो फॉर्म है सब कुछ है वो पूरा भर देना। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं एग्जाम के प्रोसेस को लेकर। वो क्या क्या हैं? माल प्रैक्टिसेस, एक तो आपको नकल, चीटिंग, उल्टी सीधी ऐसे कोई अनफेयर मींस यानी बेमानी कुछ नहीं करनी है, अदरवाइज आपको हमेशा के लिए रेलवे से बैन कर दिया जाएगा। कई सारे बैन आइटम हैं जो कि आप पेपर में नहीं ले जा पाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच, यानी आपको सिर्फ कपड़े और चप्पल पहन कर जाना है। इसके अलावा वॉलेट, पर्स, शूज़, बेल्ट, मेटेलिक वियर इंक्लूडिंग ऑर्नामेंट्स आर नॉट अलाउड। सोच लेना मैंने क्या कही, कपड़े और चप्पल। ठीक है, आपके जूते हो, बेल्ट हो, कुछ भी मेटल का पहना हुआ हो, कोई ज्वेलरी हो, ये वॉलेट हो, पर्स हो, कुछ भी अंदर नहीं ले जा पाएंगे। ठीक, तो पहले से ही सोच के चलना। फिलहाल ये भी बात की बात है। अब यहाँ पर स्टेजेस ऑफ एग्जाम, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है। द एग्जाम शैल बी इन सिंगल स्टेज, सिर्फ एक ही सिंगल एग्जाम होगा। यही यहाँ पर लास्ट में कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर CBT 1 और CBT 2 हो सकता है, पर नहीं, शुरू से यही था कि ग्रुप डी में एक ही पेपर होगा और वो सिर्फ एक CBT होगा। और यही है कि एग्ज़ाम जो होगा वो एक ही CBT होगा, ये नहीं कि CBT 1 के बाद CBT 2 भी होगा। ठीक है, उसके बाद आपका PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। कोई बदलाव यहाँ पर दोस्त नहीं किया गया है। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, जिसकी कठिन शिफ्ट आएगी उसके थोड़े से नंबर बढ़ा दिए जाएंगे और जिसकी कठिन शिफ्ट नहीं होगी उसके थोड़े से नहीं बढ़ाए जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि PET में कितने गुना बच्चे जाएंगे? तो दोस्त 3 गुना बच्चे यहाँ पर PET में एंटर करेंगे। सपोज यहाँ पर 32,000 मोटी मोटी वैकेंसी है, तो इसको 3 से गुना कर लिया, तो यहाँ पर लगभग 96 क्या 97,000 बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए जाएंगे। तो ये बात आप समझ लेना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 3 गुना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जाएंगे, उसके बाद फिर मेरिट निकलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए। परंतु यहाँ पर रेशो 1:1 रखा जाएगा, यानी अगर 32,000 वैकेंसी हैं तो उन 97,000 लोगों में से सिर्फ आगे बढ़ रहे होंगे कितने बच्चे? 32,000 बच्चे ही बढ़ रहे होंगे। वो अलग बात है जब इनमें से कुछ रह जाएंगे मेडिकल या अपने डॉक्यूमेंट में, सपोज 1,000 रह गए, तो ऊपर वाले को 1,000 बच्चों को और ले लेंगे, उनकी वेटिंग क्लियर कर देंगे। इस तरह से ये प्रोसेस दोस्त आगे बढ़ता है। यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपके एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है, वो कहते हैं हमारा आधार में तो ये नाम है, फादर नेम ये है और ये सब। कोई दिक्कत नहीं है, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो फॉर्म पता किस बेसिस पे भरना? आपका जो 10th की मार्कशीट है, रिजल्ट है, जो 10th के आपके कागजों में आपका फादर नेम है, आपकी DOB है, आप उस बेसिस पर भरना। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10वीं के हिसाब से भरना है। ठीक है, हालांकि कहा है कि कैंडिडेट जिन्होंने की ITI NSE क्वालिफिकेशन ही कर रखी है, 10वीं नहीं कर रखी, वो अपने ITI या NSE सर्टिफिकेट के हिसाब से कर सकते हैं, परंतु जिनने 10वीं कर रखी है वो 10वीं के हिसाब से ही भरें। आप ये सोचो कि आधार में अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार वाली नहीं भरोगे, आप जो 10वीं में लिखी हुई है वही भरोगे, वही मानी जाएगी, अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्त आगे बढ़ते हैं। एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी आप सिग्नेचर करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अभी सपोज अपने नाम का हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं, मान लो आपका नाम मयंक है, अभी आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कभी आप M बना दे रहे हैं, ठीक है, कभी आप रनिंग हैंड राइटिंग में कर दे रहे हैं।
अपना यहाँ पर आज से देख लीजिए, रेलवे में आ रहे हैं आप, कि जो भी एक साइन फिक्स कर लीजिए, वही आप फॉर्म में भरिएगा और वही आप आगे भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचर मस्ट बी साइंड बाय एप्लीकेंट होने चाहिए और वो आइडेंटिकल होनी चाहिए इन ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन रनिंग हैंड राइटिंग। ब्लॉक लेटर में और कैपिटल लेटर में ये सब नहीं होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग होनी चाहिए इस तरह से, जैसे पेन बस भगाते रहो इस तरह से, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये एक पॉइंट रख रहे हैं कि किसी वजह से, किसी कारण से ये कोई बात हो जाती है, तो ये जो रेलवे है, यानी रेलवे वाले अपनी तरफ से एक्स्ट्रा सीबीटी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा पीईटी यानी फिजिकल रख सकते हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रख सकते हैं। वो उनकी मर्जी है, वो उनका राइट है और आप उसके लिए कुछ मना नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि रेलवे के पास ये भी राइट है कि वो इस भर्ती को कैंसिल या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि इन भर्ती को कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात दोस्त ट्रांसफ़र को लेकर आती है, क्योंकि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्शन के बाद जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तब आप अगर घर से दूर पोस्ट हो जाते हैं तो आपको समस्या आती है। यहाँ पर क्या होता है, आपको भी पता है, रेलवेज बने हुए हैं अलग अलग, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आपको उसी रेलवे से फॉर्म भरना है जहाँ पर कि आपका रेलवे जिस रेलवे में आपका घर पड़ता हो। दूर से नहीं भरना है, वरना समस्या आएगी। फिर आपको यहाँ पर बता रखा है कि कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो हो जाता है, उसका अलग प्रोसेस होता है, पर ऐसे चक्करों में पढ़ना ही क्यों है। अगर आपका घर जिस जोन में पड़ता है, जिस रेलवे में पड़ता है, वहीं से फॉर्म भरें तो कोई समस्या ही नहीं आनी है, ठीक है। दूर से क्यों भरना है, फालतू के चक्करों में क्यों पड़ना है। बाकी अभी देखेंगे कि वैकेंसी आपके जो घर वाली रेलवे है उसमें कम है या फिर ज़्यादा, ठीक है। बहुत से लोगों को जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो वो देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और दिलचस्प चीज़ बताता हूँ कि ये देखो, इन्होंने पॉइंट दे रखा है ना कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, फाइनल अपॉइंट कर दिए जाएंगे, वो रेलवे इंजीनियर्स यूनिट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी में भी जाने के हकदार हैं। आपको पता है कि हम लोग जो रेलवे वाले होते हैं, ये हम लोग टेरिटोरियल आर्मी में जा सकते हैं, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी मेनली क्या रहती है, जैसे एक तरह से बैकअप आर्मी रहती है। कभी को कहीं कोई आपदा आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, कोई बैकअप चाहिए होता है, तब टेरिटोरियल आर्मी वर्क करती है। तो अगर आप चाहें तो आप टेरिटोरियल आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, फिर आपको 1 महीने के लिए, हर साल में 1 महीने के लिए, हम लोग का तो यही है, आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है, परंतु मुझे लगता है सबका सेम ही रहेगा। 1 महीने के लिए आपको वो बुलाएंगे कहीं पर और आपको ट्रेनिंग वगैरह देंगे, ठीक है, हर साल, ठीक है। और 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन भी मिलता है। इस 1 महीने में आप वहाँ पर फौज की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मतलब अगर किसी को दिलचस्प लाइफ यानी एडवेंचरस लाइफ जीनी है, तो वो टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। तो आपको टेरिटोरियल आर्मी में रेलवे इंजीनियर्स यूनिट मिलेगी। सबकी अलग अलग यूनिट होती है ना, कोई इन्फेंट्री यूनिट होती है, कोई लड़ाई वाली होती है, कोई मेडिकल वाली होती है, तो आपको रेलवे इंजीनियर्स यूनिट मिलेगी, ठीक है दोस्त। तो आप इस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसका सपना है कि भाई मेरे को आर्मी में सर्व करना है। क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि इसको कर लूँ। समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि जो 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, वो आपको सीधी सी बात है, घर से दूर रहना पड़ेगा उसमें 1 महीने। 1 महीने में घर पे कोई ना कोई तो काम होते ही हैं। आप शादी हो गई तो आपके बीवी बच्चे होंगे, शादी नहीं हुई तो आपके बाकी घर वाले होंगे, ठीक है। परंतु अगर आप घर से फ्री हैं, आप 3-4 भाई हैं, कई बहनें, यानी आपके घर पे कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसी, ठीक है, कि आपके बिना कोई काम नहीं रुक रहा है, तब आप बिल्कुल ज्वाइन करना और मज़े से करना, ठीक है दोस्त। और यहाँ पर SC ST जो है बंदे, उनको जो फ्री ट्रेन की पास मिलेगा। और ये जो पास मिलेगा, ये जब आपका एडमिट कार्ड आता है उसी में लिखा होता है। फिलहाल जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसी में ही ऑप्शन होगा फ्री ट्रैवल पास, इस तरह का, तो उसमें टिक मार दीजिएगा। जब वो फॉर्म आएगा तो मैं आपको सब बताऊंगा दोस्त, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट बात आपके लिए निकल के आती है तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं, जो कि बाद में आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी तो आपके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड हैं। फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर साफ कर दी है कि अगर किसी ने लेजिक सर्जरी करा रखी है, तो वो मेडिकल से आउट कर दिया जाएगा, उसको हम नहीं रखेंगे। इन्होंने शुरू में ही बता दिया कि लेजिक सर्जरी वालों को हम नहीं रखेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे। और इसके लिए अब कंडीशन आ गई कि आप भारतीय देश के नागरिक होने चाहिए। और
आपकी जो उम्र है वो 18 से 33 साल होनी चाहिए, और इस वजह से क्योंकि जो कोरोना आया था उसमें 3 साल बढ़ा दी गई है उम्र, तो अब जो एज है वो 18 से 36 वर्ष कर दी गई है दोस्त। यहाँ पर आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जो 18 से 36, अब आप लोग कंफ्यूज रहेंगे बहुत ज़्यादा कि यार जो मैं बैठ रहा हूँ फिट नहीं बैठ रहा हूँ, तो दोबारा सुन लीजिए। अगर आप क्या कहते हैं, ये जर्नल में है या फिर ईडब्ल्यूएस में है, तो आप 2/1/1979, सॉरी 1989 के बाद पैदा होने चाहिए। इसके पहले के पैदा हुए 2/1/1989 या इसके बाद जो भी पैदा हुआ वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप जर्नल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आप ओबीसी में आ रहे हैं तो आप 2/1/1986 में पैदा हुए हैं या फिर इसके बाद, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी में आ रहे हैं तो आप 2/1/1984 के बाद अगर पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 1/1/2007 से पहले पैदा होने वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, ज़्यादा पुराने लोग तो इतने नहीं निकलेंगे, पर हाँ जो कम एज वाले हैं वो निकलेंगे। दोबारा सुन लीजिए, 1/1/2007 के बाद पैदा हुए इस फॉर्म को नहीं भर सकते। 1 जनवरी 2007 से पहले पैदा हुए, यानी 31 दिसंबर 2006 को पैदा होने वाले या उससे पहले पैदा होने वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह से आप समझ लीजिए दोस्त, ठीक है। यहां पर ये नोटिफिकेशन दोस्त बहुत लंबा है, अभी 14वें पेज पर पहुंचे हम और 68 पेज का है। और अब मैंने आपको मेन मेन पॉइंट बता दिए। क्या मेन पॉइंट? सबसे पहला मेन पॉइंट तो यही है कि दोस्त इसका जो है फॉर्म जो है वो 23 जनवरी से भरने शुरू हो जाएंगे, और आपको तुरंत नहीं भरने हैं, जिससे कहीं आप कोई गलती ना कर दें। आपको मैंने ड्यू भी बता दी। अब आपको मैं एक शॉर्ट्स में बता देता हूं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो मिनिमम 10th रखी गई है, या फिर आपने आईटीआई करी हुई हो। ठीक है दोस्त, बाकी मैंने कई सारी इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताई, ज़्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको अभी तक जो मैंने बातें बताई, इसके अगली वीडियो में मैं बाकी बातें बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछना। बुक्स मैंने आपको बता दी कि आप तैयारी में लग जाओ। किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीए की बुक है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उनके क्वेश्चन आंसर करो। इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, और सिलेबस को कंप्लीट करना है और उसके बाद उसका रिवीजन भी करना है, क्योंकि सिर्फ एक ही सीबीटी होगा जहां पर आपको 70+ मार्क्स लाने होंगे। 70+ मार्क्स कब आएंगे? जब आप अपना जो नंबर होगा टारगेट है वो 80+ रखोगे। ठीक है दोस्त, 80+ रखोगे तो कुछ ना कुछ गलती भी होंगी, तभी आपके 70+ आ पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अभी तक जितना मैंने बताया, अगर उसमें आपको कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं।